नमस्कार जोहार। स्वास्थ्य चर्चा में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है जिसमें कि हमें शायद हर चीज़ के लिए समय है पर अपने स्वास्थ्य पर देने के लिए समय नहीं है। ऐसे में छोटी छोटी बीमारियाँ जो हैं वो बड़ा और भयावह रूप ले लेती हैं। हमारे कार्यक्रम का मकसद यही है कि स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता फैलाई जाए, विभिन्न रोगों पर चर्चा करके और विभिन्न चिकित्सा पद्धति का चिकित्सा प्रणालियों में क्या कुछ उनका उपचार है उस पर चर्चा करके आज जो हमने विषय चुना है वो है चर्म रोग और पेट से संबंधित समस्याएं और यूनानी चिकित्सा में उनका क्या उपचार है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फजलुस सामी जो कि यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी हैं जिला संयुक्त औषधालय रांची में। चलिए मिलते हैं उनसे और इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। इससे पहले कि हम इन दोनों रोगों पर आएँ और इन पर चर्चा करें, यूनानी चिकित्सा क्या है ये समझना चाहेंगे। किस तरीके से यूनानी चिकित्सा जो है उसकी कार्य पद्धति क्या है? यूनानी चिकित्सा एक्चुअल में ये एक एंशिएंट चिकित्सा पद्धति है जो इसके जो फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन कहलाते हैं वो हिप्पोक्रेट्स हैं, जो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे यूनान के। ये उन्हीं के द्वारा ये चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की गई और इसको भारत में जब अरब के और ये मुग़ल पीरियड जब आया तो वो उनके शामिल ये चिकित्सा पद्धति इंडिया में आया। जी। ये चिकित्सा पद्धति कंप्लीटली प्राकृतिक है। ये इसमें भी जड़ी बूटी जिस तरह से हमारे आयुर्वेद चिकित्सा में शास्त्र में है, जड़ी बूटियों से मिनरल से इसका इलाज करते हैं, उपचार करते हैं, उसी तरह से इसमें भी पूरे तौर पे हम लोग उपचार करते हैं रोगियों का। यूनानी में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पद्धति में हमारे शरीर में जो सिस्टम है, जो पूर्णतः शरीर स्वस्थ रहे, उसमें 4 चीज़ें हैं जिसको हम अरवाह कहते हैं। और ये 4 हैं जिसमें खून, बलगम, सफरा जिसको बाइल कहते हैं, सौदा इसको ब्लैक बाइल कहते हैं। जी। तो इन्हीं चारों चीज़ों के में इम्बैलेंसी किसी में आता है तो उससे कोई शरीर का ख़ास रोग उत्पन्न हो जाता है। जी, क्योंकि आज हमें 2 रोगों पर चर्चा करनी है तो सबसे पहले हम पेट से संबंधित समस्याओं पर बात कर लेते हैं। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत आम तौर पर आपके पास पेशेंट लेकर के आते हैं पेट से जुड़ी हुई? पेट से संबंधित जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा परेशानी आती है वो होता है सुए हज़्म, ज़ोफ़े मैदा, यानी पेट की जो बड़े आंत हैं, मैदा है, उसमें कमज़ोरी हो जाती है, उसमें सोइलिंग आ जाता है। वो सबसे बड़े आज के दौर में हम लोग जो हमारे लाइफ स्टाइल है, खाने का जो तौर तरीका है, हम लोग बहुत हट गए हैं अपने नॉर्मल खाने से। जी। और ये जो आज के फास्ट लाइफ में हम जो फास्ट फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें और हमारी जो दिनचर्या हैं, जो लाइफ स्टाइल, यानी हम अपने शरीर को किसी तरह से पूरे तौर पे सुकून, आराम नहीं दे पाते हैं। तो इस क्रम में डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले प्रभावित हो जाता है। जी। पेट से जुड़ी समस्याओं में एक समस्या जो सबसे आम और शायद हर दूसरे इंसान को होती है वो है गैस की समस्या। इसका क्या कुछ कारण है और यूनानी चिकित्सा में क्या उपचार है? गैस आज के तारीख में बहुत ही कॉमन रोग हो चुका है। हर मनुष्य, हर आदमी जो इस भाग दौड़ में चल रहा है, न उसको अपने सही से खाने का समय है, वो बहुत देर तक अपने पेट को खाली रख देता है, भूखे रह जाता है, जिसके चलते जो हमारे बॉडी में जो एसिड बनता है स्टमक में, उसका सिक्रेशन बहुत तेज़ हो जाता है। और जब जाहिर सी बात है, जब अल्कोहल, तेज़ाबियत हमारे उसमें बढ़ेगा तो वो एसिड तो वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो वो अपने आप में गैस बन करके एक बहुत बड़ी परेशानी बनती है। उसमें ये ना आदमी को
कायदे से सुकून से रह नहीं पाता है, उतनी बेचैनी उसको हो जाती है, घबराहट हो जाता है, उसके चलते उसकी बीपी बढ़ जाती है। तो इसके में सबसे पहले हम लोग करते हैं कि मरीज़ का जो प्रॉपर जो इलाज होता है उसका सबसे पहले उसके हम लोग दिनचर्या को सुधारने की कोशिश करते हैं, उसके खान पान को सुधारने की कोशिश करते हैं और तब उसके हम लोग दवाओं पर आते हैं। इसलिए कि जब तक हम उसके लाइफ स्टाइल को, हम उनके खाने पीने के वक्त को, तौर तरीके को, ये सब नहीं सुधार उनको संभालेंगे तब तक वो सिर्फ दवा दे देने से वो ठीक नहीं हो सकता है जी। तो इसमें हम लोग पहले मरीज़ को हल्का वक्त पे, समय पे खाना, समय पे सोना, किस तरह से हमको लाइफ स्टाइल को गुजारना है, इस पर हम लोग उनको फोकस करते हैं। उसके बाद उनको हम लोग मेडिसिन शुरू कर देते हैं। जी। एक और समस्या है कि एसिडिटी या फिर पेट फूलना या ब्लोटिंग की जो समस्या कहते हैं, ये भी बहुत आम है। शरीर में ऐसा क्या बदलाव होता है जिसकी वजह से ब्लोटिंग हो जाती है या एसिडिटी होती है? मैंने पहले ही बोला कि जब हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का जब वो बढ़ने लगता है खाली होने से, तो उस क्रम में पेट के अंदर जो गैस बनता है तो वो फूलने लगता है, ब्लोटिंग आता है। उसके नतीजे में हमारे इंटेस्टाइन में, स्टमक में स्वेलिंग भी आता है और उसी स्वेलिंग के नतीजे में हमको ये फील हमेशा होता है, हम अगर चाहे खाएं या ना खाएं फिर भी हमें लगेगा कि मेरा पेट काफ़ी डिस्टेंशन है, ब्लोटिंग है, फूला हुआ है। ये सब मरीजों में कंप्लेंट कॉमन है, वो जो आज हम लोगों को देखने को मिलता है। डॉक्टर, एक और बीमारी है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि बहुत आम है। पहले तो ये बीमारी क्या है समझना चाहेंगे, क्या होगा शरीर में तो आप कहेंगे कि ये वाली सिंड्रोम हुई है? IBS एक ऐसा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये परेशानी आती है कि स्टमक में जो स्वेलिंग आता है प्लस हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम कम होने लगता है, तो इससे एक नया उत्पन्न हो जाता है और वो डिप्रेशन में मरीज चला जाता है। वो एक तरह से वो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम के तरफ कन्वर्ट होने लगता है IBS के चलते। वो कभी भी कंफर्ट फील नहीं करता है, मरीज हमेशा अनकंफर्ट रहता है। वो हर वक्त कहीं भी कुछ भी कर रहा है तो उसका दिमाग हमेशा अपने पेट पे ही रहता है, वो उस चीज़ को सोचने से और ज़्यादा उसको प्रॉब्लम बढ़ता रहता है जी। और उसमें अल्टीमेटली कहीं भी कुछ है तो वो एसिडिटी ही का प्रॉब्लम होता है शुरुआत, और उसी से IBS डेवलप कर जाता है जी। उसको इग्नोर करता है मरीज, बर्दाश्त करता है, बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है IBS में। बार बार उसका कभी भी जो वक्त पे टॉयलेट नहीं जाना या और भी दूसरी समस्याएं जो होती है पेट से, वो काफ़ी बढ़ने लगता है IBS में। जी। आप बता रहे थे जब यूनानी चिकित्सा जैसे काम करती है तो उसमें आपने बताया कि हम पेशेंट की जो पूरी दिनचर्या है उस पर काम करते हैं, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। जानना चाहेंगे कि जब अपच होती है तो किसी भी इंसान ने खाना खाया पर उसको अपच होगी, तो उसके दिनचर्या में ऐसा क्या अलग था जिसकी वजह से वो खाना पच नहीं पाया? वो जो मरीज़ होते हैं कहीं ना कहीं जिनको अपच हुआ है, वो जो बाहरी खाना जो हमेशा खुले में रहता है, जिसमें आज के तारीख में जो बहुत डिफरेंट टाइप्स के तेल का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल होने लगा है खान पान में, तो वो जो उसका जो मात्रा होता है वो कहीं ज़्यादा पड़ गया तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पेट के लिए हानिकारक हो जाता है और वो अपच होता है। दूसरी चीज़ कि जो हम पूरे दिन में एक पानी का मात्रा जो शरीर को चाहिए, जो हमारे पूरे खाने को एब्जॉर्ब करता है, सिस्टम को प्रॉपर वे में रखता है, तो पानी की मात्रा अगरचे कम होगी तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, जिसके चलते कॉन्स्टिपेशन डेवलप करता है। जब कॉन्स्टिपेशन होगा, जब हमारे टॉयलेट नॉर्मल पास नहीं होता है किसी भी मरीज़ का, तो पेट में गैस बनना शुरू हो जाता है, जिसके चलते ये वो परेशानियाँ बढ़ने लगती है उस तरह का। जी। यदि पानी की मात्रा सही हो और बाहर का खाना अगर कम खाया जाए तो पेट की समस्याएं जो है वो थोड़ी कम हो सकती हैं।
अब चर्म रोग पर, स्किन डिजीजेस पर आना चाहेंगे। एक तो बहुत ही आम जो देखने के लिए मिलती है विटिलिगो या फिर सफ़ेद दाग जो लोगों में हो जाता है, उसका क्या कारण होता है? विटिलिगो मैम ऐसा है कि ये हमारे शरीर में जो कलर बनाने का नेचर एक प्रोटीन है, उसको हम लोग मेलानिन कहते हैं। उसी मेलानिन में हमारे डिजेनरेशन होने लगता है, टूटने लगता है वो। उसके टूटने के नतीजे में जो कलर बनाना है हमारे शरीर का, हमारे स्किन के कलर को बनाना है, वो कलर बन नहीं पाता है। जब वो टूटने लगता है तो वो सडनली वो वहाँ पे जो कलर बनना था वो कलर नहीं बन करके वो वाइट हो जाता है फिर जी। और वो ग्रेजुअली आहिस्ते आहिस्ते वो टूटना शुरू हो जाता है। पहले तो वो हाथ पैर के जो या आँख के पपनी का हिस्सा है या होठ का हिस्सा जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं इस तरह के, वो उस जगह को अफेक्टेड करता है और वहीं से उसकी शुरुआत होती है। जी। क्या कारण होता है कि जो मेलानिन है वो टूटने लग जाता है? पेशेंट ऐसा क्या कर रहा है, उसके दिनचर्या में क्या बदलाव है या क्या खा रहा है उसमें जिसकी कहीं वजह ना से? कहीं विटामिन के की कमी हो जाती है और जिसके चलते वो मेलानिन का जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। जी। अन्य कौन कौन सी आम बीमारियां हैं स्किन रिलेटेड? स्किन में डिजीज में सबसे कॉमन बीमारी है, एक तो जो ग्रोइंग एज होता है, एडोसेंट जिसको हम लोग कहते हैं, जी, उसमें एक्ने पिंपल्स का होता है बहुत। वो हार्मोनल इम्बैलेंसी एक आती है, सेकेंडरी चेंजेस जो शरीर में होता है उसके नतीजे में वो बीमारी आती है। उसमें होता है कि आजकल जो हमारी फास्ट लाइफ है, न्यू जनरेशन है, वो फास्ट फूड के तरफ ज़्यादा रुझान करता है उसका। तो उसमें तली भुनी हुई चीज़ ज़्यादा खाते हैं लोग, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना होता है, तली भुनी हुई चीज़ों को मैक्सिमम परहेज़ करना होता है। फल खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, उससे जो पिंपल्स एक्ने हैं वो बहुत कंट्रोल में रहता है। दूसरी बीमारी हमेशा देखने को मिलती है एक्जिमा। एक्जिमा ख़ास करके अभी जैसे बरसात का मौसम है, इसमें एक्जिमा का केस बहुत आता है। हम जो कपड़ा पहनते हैं, जो बहुत लोग हैवी वर्क हार्ड ड्यूटी करने वाले होते हैं, पसीना वगैरह चलता है, पसीना सूख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर वो हम लोग कंटिन्यूस उस कपड़े को पहने रह जाते हैं। उसी के नतीजे में वो इन्फेक्शन होता है, मैनिफेस्टेशन हो स्किन का। तो उसमें ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, वो स्किन डिजीज उसमें होने लगता है। पहले हल्का सा रिंग वर्म जो हम लोग कहते हैं, रिंग वर्म का मैनिफेस्टेशन होता है, उसी से वो बढ़ने लगता है फिर वो, और बढ़ते बढ़ते वो इतना स्वेलिंग स्किन में आ जाता है। जो हमारे एक बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन है, जो ऊपरी लेयर है, हमको अल्ट्रावायलेट से भी बचाता है, हमारे हर एक्सटर्नल इफेक्ट से उसको अपने को कंट्रोल करता है बॉडी को। तो जब वो कभी कहीं इस तरह के सिचुएशन में कमज़ोर पड़ता है तो उसमें इन्फेक्शन आ जाता है, और उसी इन्फेक्शन के नतीजे में वो डर्मेटाइटिस जिसको हम लोग एक्जिमा कहते हैं वो डेवलप कर जाता है। ये बहुत ऐसी बीमारी है जो बड़ी लंबी वक्त लेती है। ठीक तो होता है लेकिन उसमें बहुत समय लगता है, और उसमें भी वही है कि हमारे अपनी लाइफ स्टाइल को, हमारे खान पीन को, इसको बहुत प्रॉपर वे में मैनेज करना पड़ता है। जी। आम चर्म रोगों में आपने बताया कि एक्ने भी एक है जो कि बच्चों को या फिर जो टीनेजर्स होते हैं उनको हो जाता है, लेकिन अडल्ट एक्ने भी होता है। जी हाँ। उसका क्या कारण होता है और वहाँ पर यूनानी चिकित्सा कैसे काम करती है? अडल्ट एक्ने में भी जो वो मामला वही है कि हार्मोनल इम्बैलेंसी है, चेंजेस जो सेकेंडरी चेंजेस आता है। तो जो हम बोल रहे हैं कि जो हमारे खान पीन, जो हमने अपने आज के तारीख में मोटा खाना बंद कर दिया है जी। हम जो भी खा रहे हैं तो वो बहुत तेलीय खाना खा रहे हैं, ख़ास करके मांसाहारी खाना को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, शाकाहारी खाने को कम कर दिए हैं। तो इसी के नतीजे में इस तरह का जो स्किन का प्रॉब्लम है उसमें वो हमको देखने को ज़्यादा मिलता है। स्किन डिजीज़ में हमेशा कोशिश ये करनी है कि मछली, रेड मीट, अंडा, इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाए। जी। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्ज़ी, पत्तेदार सब्जियों का हम इस्तेमाल करें। उसमें भी सब्ज़ी में भी बादी सब्ज़ी जो बैगन हुआ, ओल हुआ, इस तरह की जो चीज़ें हैं, कंद वगैरह, उसको अवॉइड करना है। एवं जो बोदी बीन वगैरह भी है उसमें भी हमारा, उससे भी हमको एग्रीवेशन का समस्या बढ़ सकता है। जी। डॉक्टर, परहेज़ के अलावा क्या कुछ दवाइयाँ हैं? दवाइयाँ हमारे यहाँ पहले तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारी दवाएं बहुत कॉमन है, जो हम लोग हमारे घर के किचन में होता है,
जी। उसको हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा गैस में हमें फ़ायदा करता है ज़ीरा, धनिया, घर में सौंफ होता है जिसको हम लोग यूनानी टर्म में बादियान कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अगरचे मिक्स पाउडर बना करके, हींग, हर्रे को अगरचे हम गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल करके उसके अर्क को पीते हैं तो किसी भी हाल में हमको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो बहुत सारे रोग को वो कंट्रोल, पेट के कंट्रोल रोग को कंट्रोल कर लेगा। और कॉन्स्टिपेशन के चलते बहुत दूसरी सारी बीमारियां भी हमारे शरीर में डेवलप करने लगता है। जी डॉक्टर, आप बता रहे हैं कि यदि आपका खान पान सही हो तो आपको स्किन डिजीजेस भी जो है वो कम होंगी। जी हाँ। तो ये जो पेट की समस्याएं हैं और जो स्किन की समस्याएं, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? इसमें बहुत सारे ऐसे जो स्किन के मर्ज हैं हमारे, तो वो खाने पीने के बेतरतीब खाने से भी हो जाते हैं। जैसे आम कहावत है कि हम लोगों को कि घर में सब अपने बुजुर्गों से, बड़ों से सुनते हैं कि दूध के साथ मछली नहीं खाना है। इसी तरह से दूध के साथ कोशिश करनी चाहिए कि खट्टी चीज़ें भी नहीं खाएं। अच्छा। अचार वगैरह हुआ या मूली वगैरह हुआ, इस तरह की चीज़ों से हम दूध के साथ कोशिश करना है कि हम परहेज़ करें। तो उसमें है कि एग्रीवेशन नहीं होगा, वो रोग जो है शरीर में, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करता है, वो सब नहीं होगा। और दवा के तौर पर जो कॉमनली हम लोग स्किन डिजीज़ में बहुत है कि वातावरण में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया, कीटाणु, जीवाणु सब होते हैं। तो नीम एक ऐसा पौधा हमारे यहाँ है कि हर चीज़ को डिसइंफेक्शन भी करता है, उसके जड़ को, उसके बीज को, उसके पत्ते को हर तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और वो हमारे शरीर के लिए जो ब्लड इम्प्योर होता है उसको प्योरीफाई करता है। दूसरा होता है जो यूनानी टर्म में हम लोग कहते हैं बेदाना है, उन्नाब एक पौधा है, बूटी है उन्नाब। उसके बाद चरायता है जो हर जगह हमारे यहाँ भारतवर्ष में हर जगह में अवेलेबल है, चरायता बहुत है। तो हम लोग इसके अर्क बना के उसको जोशांदा कहते हैं, हम लोग जोशांदा मरीज़ों को देते हैं। फिर उसका हम लोगों का कंपाउंड एक दवा आती है जिसको हम लोग कहते हैं उशबा। तो उशबा एक जिस तरह च्यवनप्राश बनता है उसी तरह की दवा वो बनी हुई होती है। वो कंपाउंड मेडिसिन होती है, लेकिन वो शरीर के लिए बहुत ही अफेक्टेड उस रोग के लिए होता है, स्किन के लिए। तो हम लोग लगभग 90% मरीज़ों केस में वो आपके माजून का जो माजून उशबा देते हैं, माजून चौप चीनी देते हैं, और चरायता देते हैं, शरबत मुशफ़ी देते हैं जो ब्लड को इम्प्योर्ड है उसको ब्लड को प्योरीफाई करती है। ये कॉमन मेडिसिन है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनमें उसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को बहुत इस तरह से करना होता है कि पहले उसके शरीर से जो बैड एलिमेंट है, जो इम्प्योर्ड ब्लड है या और दूसरी चीज़ें, उसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, तब उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसके लिए हमें कभी कभी आपके इस तरह का मेडिसिन देते हैं जो चाहे वो पेशाब के रास्ते से हो या यानी पैखाने के या टॉयलेट से हो, उससे उसको हम लोग पास करा देते हैं और उसके बाद तब मेन दवा उनको देते हैं, तो जो उसको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है शरीर को। जी। स्किन से जुड़ी समस्याओं में हमने एक्जिमा पर चर्चा किया, एक्ने पर, विटिलिगो, सफ़ेद दाग पर चर्चा किया। एक और बहुत आम बीमारी है स्किन से रिलेटेड, सरोसिस। ये कैसे होती है और सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके? अमूमन सेरोसिस जो है वो बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन अब देखने को मरीज़ मिल रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रहा है अपना, तो अब वो जानकारी हो रही है। तो इसमें होता क्या है कि हमारे शरीर का जो ऑटो इम्यून सिस्टम है उसमें बहुत कमी आ जाती है, और उसी के नतीजे में वो जो हमारा स्किन है उसमें लिवर इन्फेक्शन होता है, उसके वजह कर भी हो सकता है, समझे ना। लिवर के इन्फेक्शन के वजह से भी, और वो सबसे बड़ा वजह है वो खाने पान, जो हम गलत तरीके का खान पान का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमारा लिवर अफेक्टेड हो रहा है और उसके नतीजे में फिर हमें स्किन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें जो स्किन का जो स्केल, वो जो ऊपर का लेयर होता है वो मछली के चोइया की तरह होने लगता है। कभी कभी बहुत रेडनेस हो जाएगा, कभी कभी वहाँ पे एकदम चिकना स्मूथनेस हो जाएगा, कभी कभी एकदम पिंकिश हो जाएगा। इस तरह का उसके अंदर
सीज़न के हिसाब से भी उस एग्रीवेशन होता है। और वो हम लोग उसमें जो दवा देते हैं, तो जो दवा उसका बहुत लंबा ट्रीटमेंट है। ये नहीं कि हम उसको सर्दी खांसी बुखार की तरह 8 दिन 10 दिन ट्रीटमेंट दिए, हल्का सबसाइड हुआ फिर छोड़ दिया, नहीं, उसको कम से कम 6 महीना 1 साल तक लगातार मेडिसिन पे ही रखा जाता है। और उनके खाने को मैक्सिमम हम लोग कंट्रोल कराते हैं कि किस तरह से वो खाना खाए। उनको कभी भी फास्ट फूड हम लोग नहीं बोलते हैं खाने को। ड्रिंक्स वगैरह जो होता है, अल्कोहल वगैरह, उससे परहेज़ कराया जाता है। उसके बाद अपना सोने का, उठने का, यानी हर चीज़ को, और कम से कम पानी वगैरह जो है प्रॉपर, कम से कम हम पूरे दिन में 24 घंटा में 4 से 5 लीटर तक इंटेक करें पानी को, कि हमारे बॉडी का जो पूरा प्रोटीन को, हर चीज़ सिस्टम को पूरा अब्जॉर्ब भी करे, और जो हमारे जो बैड बॉडी के अंदर वेस्ट है उनको वो प्रॉपर बाहर भी निकाले। जी, इन कुछ बड़ी बीमारियों के अलावा स्किन के बहुत आम बीमारियां भी होती हैं, जैसे दाग, खाज, खुजली, और ख़ास करके जब मौसम बदलता है तो ये बीमारियां बहुत आम तौर पर देखने के लिए मिलती हैं। ऐसा क्या कुछ बदलाव होता है जो ये बीमारियां आम हो जाती हैं मौसम बदलने के बाद? अमूमन तौर पर जो हमारे नमी के मौसम में जब हमारे एटमॉस्फेरिक जो डैम्प होने लगता है, तो उसमें जो ये इसके कीटाणु होते हैं वो बढ़ते हैं, वो उनका मैनिफेस्टेशन जो होता है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है। और जो हमने पहले भी बताया कि जो हम लोग पसीना वगैरह जो हमारे शरीर से निकलता है, और फिर उसी को हम बहुत देर तक अगर से हम स्नान नहीं करें, सफाई नहीं करते हैं, तो वो सूखता है। बार बार इस तरह से होने से उस जगह पे रेडनेस होता है, इन्फेक्शन होता है, इचिंग शुरू होने लगता है उसके, और वही कन्वर्ट कर जाता है खुजली में, दाद में। जी, हमेशा कहा जाता है, जितने भी डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं यदि आपको बीमारियों से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो स्किन की हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं? स्किन के लिए देखिए, हमें मैक्सिमम कोशिश करना है कि अभी इम्यूनिटी के लिए हम लोग गिलोय का यूज़ करते हैं। गिलोय हमारे यहाँ चारों तरफ, हर जगह, पूरे झारखंड में, यानी जहाँ पे हम जाएंगे हमको गिलोय आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो उससे हमारे बॉडी का एक ऐसा इम्यून सिस्टम हो जाता है। अदरक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें हैं, दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी इम्प्रूव करने लगता है। उससे आपका डाइजेशन भी सिस्टम बढ़ता है, इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है। तेज़पात का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे दोनों चीज़ में, इम्यूनिटी में भी और डाइजेशन दोनों में काम कर लेता है। तो उस तरह के हम जो घरेलू उपचार करते हैं इसमें, तो हमको बाहर से ज़्यादा फ़ायदा वो कर लेता है, और ग्रेजुअली हम उसमें उस रोग से लड़ने का प्रतिरोधक क्षमता हम लोग अपने शरीर में डेवलप करते हैं। जी, पेट से जुड़ी समस्याओं में जब हम डॉक्टर बताते हैं कि एक तो आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो लाइफस्टाइल है उसके वजह से भी होता है, तो एक्सरसाइज करने का इसमें कितना महत्व हो जाता है? यदि कोई बहुत एक्सरसाइज, आज तो हमारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, और शुरू से आदिकाल से ही है योग का सिस्टम। जी, अगरचे इसमें कुछ ऐसे व्यायाम प्राणायाम हैं, अगरचे हम उसको 15 से 20 मिनट कर लें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे बॉडी के दूसरे जो ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे वो जॉइंट पेन हो या नींद की कमी हो या और दूसरी कोई भी स्ट्रेस है। आज हम लोग सारे लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं बहुत जल्द। जी, तो अगरचे हम योग करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट का योग का हम प्राणायाम कर लें तो हमें ये सारे सिस्टम से, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या और जॉइंट पेन वगैरह के, इन सारे सिस्टमों से हम अपने को कंट्रोल कर सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं आए हमारे शरीर में। जी। डॉक्टर, एक अच्छा खाना कहा जाता है कि एक बैलेंस डाइट अगर आप लेते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। बैलेंस डाइट है क्या? किस तरीके के खाने को आप कहेंगे कि ये सब आप ले रहे हैं तो सही है? बैलेंस एक्चुअली डाइट हम लोगों को किसी भी हाल में, जो हमारे घर के बड़े लोग हुआ करते थे पहले, वो सब मोटा खाना खाते थे, चाहे वो आटा हो, चावल हो, और हम लोग आज हर चीज़ में पॉलिश करके खा रहे हैं। जी, तो उसकी जो मेन, यानी हम फाइबर होता है वो फाइबर नहीं मिल पाता है। जो साग सब्जी है वो भी आज हम बहुत ज़्यादा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के चक्कर में खाद का इस्तेमाल करने लगे हैं।
केमिकल इस्तेमाल हो रहा है तो सब्जियां बहुत हो रही हैं, लेकिन उसका जो वैल्यू हमको बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि हम शाकाहारी की तरफ जाएं, फ्रेश यानी साग सब्ज़ी ज़्यादा खाएं, फल खाएं, और खाना में हम अन्न ज़्यादा इस्तेमाल करें, ना कि हम फास्ट फूड की तरफ वक्त कम है तो हम कुछ बाहरी चीज़ खा लें। वैसा नहीं, घर की बनी हुई चीज़ और अन्न का चीज़ खाएं हम, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, दाल हो, जो भी हो, हम घर की चीज़ खाएं। यदि स्किन में कोई बीमारी नहीं भी है पर लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन जो है वो ग्लोइंग रहे, डलनेस ना हो, तो यदि महिलाएं देख रही हों तो क्या कुछ वो अपने खान पान में ऐड कर लें, या फिर यूनानी कुछ दवाइयाँ अगर आप बता पाएँ जिससे कि ग्लोइंग स्किन मिल सके? ग्लोइंग देखिए, इसमें हम लोगों के यहाँ यूनानी में बहुत कॉमन है। आजकल लोग नेट पर यूट्यूब में देख करके उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि नींबू का रस, हल्दी का पाउडर और बेसन, उसमें थोड़ा मलाई भी डाल देते हैं क्रीम के तौर पे जी। और उसका अगर से पेस्ट बना के स्किन पे हम लगाते हैं अपने चेहरे पे, हाथ में, पैर में, तो उससे काफ़ी चेहरे पे ग्लोइंग आता है। उसमें गुलाब जल ज़रूर डालते हैं। गुलाब जल डालने से उसमें काफ़ी निखार आ जाता है। जी। तो ये एकदम घरेलू उपचार है जिससे हम लोग आसानी से हर घर में किया जा सकता है। और दवाइयाँ भी कुछ है यूनानी जो आप बता यूनानी पाएं दवा हमको? में ये बोला कि इसमें हब्बे मुसफ़ी आता है। हब को हम लोग गोली को कहते हैं, और आपके हब्बे उशवा आता है जिसको हम पहले माजून उशवा भी बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारे मिक्स होते हैं, इसमें एक ही 2 मेडिसिन होती है। और इस तरह के दवा तो बहुत सारे आते हैं हम लोगों को, जो कंपाउंड अकॉर्डिंग टू रोग जो किस तरह का मर्ज है उसके हिसाब से दवा को हम लोग एडवाइस करते हैं। जी। लाइफस्टाइल कुछ चेंजेस जो आप बताना चाहें कि उससे आपको पेट की समस्या या स्किन की समस्या नहीं होगी, ये सारे काम आप नहीं करें? इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको वक्त पे सुबह में उठना, व्यायाम करना, जी। सुबह में खाली पेट किसी हाल में ना रहें, जी। वक्त पे सुबह में वक्त पे नाश्ता कर लें, इसलिए कि वही नाश्ता जो आपका होता है आपके बॉडी के अंदर जो एक मेटाबॉलिज्म सिस्टम को पूरा कंट्रोल करता है, जो पूरे दिन का भाग दौड़ आप पर डिपेंड होता है, तो वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो डॉक्टर, यदि हम सही समय पर खाना खाएं, सही मात्रा में पानी लें और स्लीप साइकिल हमारा सही रहे तो ऐसी बीमारियां नहीं होंगी। बस नींद पूरी लें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्म रोग पर और पेट से जुड़ी समस्याओं पर इतने विस्तार में चर्चा करने के लिए। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग रोगों और उनकी विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों में क्या कुछ उपचार है उस पर चर्चा करते रहते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारा आज का जो एपिसोड है वो आप डीडी झारखंड के यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, जिसका नाम है डीडी झारखंड। इसके अलावा अब आप हम टाटा प्ले पर भी अवेलेबल हैं, 1145 चैनल नंबर पर आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको स्वास्थ्य चर्चा के अगले अंक में। तब तक के लिए